सुप्रभातम बच्चों। आइए आज हम लोग कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक में चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे। ये चतुर्थ पाठ बच्चों आप अपने पेज नंबर के हिसाब से निकाल लीजिए और देखिए, यह पाठ में हमें धातु क्रिया के बारे में पढ़ना है। धातु लिखा है और फिर बीच में लिख दिया है क्रिया। इसका क्या मतलब है कि क्रिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में उसका नाम है धातु और आप इंग्लिश में इसे वर्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्ब के नाम से। तो इसका प्रयोग किस प्रकार होता है, हमें कितनी प्रकार की क्रियाएं होती है, ये सारी बातें हम लोग इस पाठ में जानेंगे। तो क्रिया क्या है आप लोग अच्छी तरह से पहले से जानते हैं। ऐसे हम क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहेंगे। जैसे कोई क्रिया मैं संस्कृत में लिखता हूँ, एक क्रिया का नाम जैसे लिखता हूँ, देखिएगा पठती। ठीक है, तो इसमें जो पठ है ना, पठ, बस यही आपका धातु है। चलती, तो चलती में चल है आपका धातु। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, यानी धातु कितने प्रकार की होती है। तो बताया जा रहा है कि धातुएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन? पहला नाम है अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय मतलब जो हमेशा उसी रूप में बना हो, कभी बदले नहीं। और दूसरा है परिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय पहले बता देता हूँ। जैसे पठ नाम का एक धातु है जो हमारे किसी भी लकार में हम पठ ही लिखेंगे, इसको बदल करके दूसरा नहीं लिख सकते। लेकिन कुछ हमारे धातु परिवर्तनीय है। जैसे एक लेता हूँ दृश्य नाम का एक धातु। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो लिखते समय हम इसे पस से लिखते हैं। समझते जाइएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो आपको तो फिर आप मुझे लिख कर भेजेंगे। तो जैसे मैंने आपको अभी चर्चा किया दृश्य धातु का, दृश्य का, तो जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, पहले हम इसको क्या करते हैं, लकार में सूत्र के हिसाब से इसको बिठाते हैं। तो आप लोगों को पाठ में बताया गया है कि लट लकार का जो सूत्र है, लट लकार का सूत्र बच्चों आपके लिए है। जैसे देखिए यहाँ पठती, पठतः, पठन्ति, यानी ती, तह, अंति। आपको भी बताया गया, याद करिए कक्षा 5वीं में। आप याद करिए कक्षा 5वीं की, पहले बताया गया है आपको ती एक वचन में, तह द्विवचन में और अंति है आपका बहुवचन में। तो इसके साथ हम देखिएगा, आपका सूत्र तो है पूरा अति, 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 अतः, अंति, लेकिन मैं शॉर्ट करने के लिए आपको अ हटा दिया। तो इसके लिए एक और ध्यान में रखना है। जैसे पठ नाम का जो है धातु, इससे जो हलंत दिया हुआ है लगाते समय आपको हटा लेना है। तो आइए एक बार देखते हैं क्या हो गया। तो फिर तो पठती, पठता द्विवचन में और फिर बहुवचन में हो जाएगा पठन्ते। अब ये तीनों में आपने देख लिया। चाहे हम किसी भी लकार में ले जाएं, सामान्य रूप से आप लोगों को अभी 3 लकार पढ़ने हैं। कौन कौन? एक तो जो पहले आपने 5वीं कक्षा में पढ़ा लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस। उसके बाद लिट लकार। लिट लकार आता है भविष्यत काल, जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फ्यूचर। क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। तो आइए सबसे पहले हम इसको जानें कि जैसे आपको बताया गया ती, तह, अंति, इसे जब हम लिट लकार में ले जाएंगे तो हो जाता है इष्यति। एक बार देखिएगा, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। जैसे आपको मैं बताया इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति,
देखते हैं फिर से एक बार, ई स्यति। आप देखेंगे ई जहाँ लिखा हूँ वहाँ पर स्पेस रखा हूँ, तो यहाँ मैं पठ भर दूँगा, तो पठिष्यति। फिर इसी तरह इस्यतः भी लिख करके दिखाता हूँ, ई स्यतः। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे भर देना है पठ, तो पठिष्यतः हो गया। आगे बच्चों, मैं इस वीडियो में यह बताना चाहता हूँ कि जो परिवर्तनीय धातु है, जो परिवर्तन हो जाने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक धातु का नाम है दृश्य। जब हम इसे लट लकार में लिखते हैं तो लिखते हैं पस्य, लेकिन जब इसे लिट लकार में हम लिखेंगे, लिट में, तो यह पस्य न होकर के फिर दृश्य ही प्रयोग होगा, यानी जो ओरिजिनल रूप है वही रूप। बाकी अन्य जितने भी हमारे लकार आएंगे सब में पस्य का प्रयोग होगा, केवल लिट लकार में हमें वास्तविक रूप देना पड़ता है। तो आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपको आपके पाठ की ओर लेकर के चलते हैं, देखते हैं आपका पाठ। तो आइए, पाठ में हमने जाना कि किस प्रकार आप जो है क्रिया के रूप होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अब इसके अभ्यास को जानें। ये पाठ 4 है, आप इसमें अपने पेज नंबर को देख लीजिएगा पाठ्य पुस्तक में। पेज नंबर आपका 38 है बच्चों। तो इस 38 पेज नंबर में आप क्या करेंगे, निकालिए 38 पेज नंबर आप, और 38 पेज नंबर निकालने के बाद आप इसको एक बार फिर से पढ़िए, एक बार फिर से पढ़िए। क्या कहा जा रहा है कि कर्ता के लिंग परिवर्तन से, यानी कोई कर्ता है, मान लीजिए कर्ता किसको बोलते हैं, कर्ता ध्यान दीजिएगा एक बार आप, कि कर्ता हम कर्ता बोलते हैं सब्जेक्ट को, जो आपके सब्जेक्ट होते हैं ना वाक्य में, सब्जेक्ट, उसी को हम कर्ता कहते हैं। हिंदी में क्या जानेंगे, जो क्रिया करने वाला है उसको हम कर्ता कहते हैं। यदि हम इसका लिंग बदल दें तो फिर हम देखते हैं कि धातु में परिवर्तन नहीं होता है इसका। वास्तव में हिंदी के वाक्य से यह पता नहीं चलता। हिंदी में जब हम क्रिया की चर्चा करते हैं तो सर्वनाम हमारा कर्ता, क्रिया के हिसाब से पता चलता है कि वह कौन सा लिंग है, लेकिन संस्कृत में ऐसी कोई बात नहीं है। एक उदाहरण में, जैसे पठती, यह एक क्रिया हो गया, तो पठती का अर्थ हो गया खाता है, खाती है, दोनों। आप पठती के आधार पर ये नहीं कह सकते कि इसका कर्ता कौन सा हो सकता है। इंग्लिश में भी आप देखते होंगे कि जो भी आपके वर्ब हैं उसका कोई लिंग नहीं होता, लेकिन हिंदी में जो आपके क्रिया हैं उसी में लिंग दिखाया जाता है। वह पढ़ती है, वह क्या है सो पता नहीं चलेगा जब तक हम उसके क्रिया को नहीं जानेंगे, लेकिन पठती जैसे हम संस्कृत में देखते हैं तो इससे यह क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर कोई लिंग नहीं पता चल रहा है। जब हम इसके वास्तविक रूप में जानेंगे, जैसे हम सीता पठती भी लिख सकते हैं और रामः पठती भी लिख सकते हैं, या फिर सह पठती भी लिख सकते हैं। तो इस बात पर विशेष ध्यान देना है आप लोगों को कि कर्ता के लिंग परिवर्तन होने से धातु में यानी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होती है। दूसरा, धातु को इंगित करने के लिए, इंगित एक ऐसे शब्द हैं, शायद आप इसको नहीं समझ पाएंगे बच्चों, तो समझ लीजिएगा, इंडिकेट करने के लिए एक टिक टाइप का, टिक लगाते हैं ना सही और गलत का, या फिर आप इंग्लिश में ये मैथमेटिक्स में आप रूट पढ़ते होंगे, रूट अंडर, तो आप इसी तरह के एक चिन्ह को लिख करके दिखाया जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर जो लिखा जा रहा है, जैसे पा हम लिखेंगे तो पा नाम का एक धातु है, धातु का ये जो है सिंबल है। ठीक है बच्चों, आगे परिवर्तनीय धातुओं का परिवर्तित रूप प्रयोग किया जाता है। कैसे? गम धन अति गमति। देखिएगा, ये बताया जा रहा है गम धन अति गमति, तो ये बताया कि ये गलत है, क्योंकि
इसका परिवर्तनीय रूप गच्छ हो जाता है। गम का क्या हो जाता है बच्चों? तो गम का हो जाता है गच्छ। तो गच्छ धन अति, तो गच्छति हो गया, क्योंकि ये परिवर्तनीय रूप है। आगे देखिए, अब हम इसमें देखेंगे कि सूत्र को आपको ध्यान देना है। सीधी सी बात, ती तह अंति, शी थह थ, आमी आवा आम, इसको ध्यान दीजिएगा। यही सूत्र आप हमेशा याद रखेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए हम लोग सबसे पहले इसको काम करते हैं। इसमें काम किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको फिर से स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे। क्या है? क्रिया को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? आपको तो बता दिया गया, धातु। धातु में कितने प्रकार की होती है? अभी तुरंत चर्चा की गई है, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। कौन कौन? पहले लिख देता हूँ। अपरिवर्तनीय, वर्तनीय जो कभी बदले नहीं, और दूसरा है परिवर्तनीय, मतलब जो जिसका रूप बदल जाता है। आगे धातुएं दो प्रकार की होती है। अब कर्ता के परिवर्तन से किसका परिवर्तन नहीं होता? अभी तुरंत ही आपने सबसे ऊपर में पढ़ा है, देखिएगा, कर्ता के लिंग परिवर्तन से। अभी यहाँ बताया लिंग परिवर्तन से, ठीक इसी को हम फोकस करेंगे। आगे कहाँ पर? ध्यान दीजिए कि कर्ता के लिंग परिवर्तन से धातु का परिवर्तन नहीं होता है। पा का परिवर्तित रूप आप देखेंगे, आपके जो संस्कृत के बुक हैं उसके पीछे तरफ धातु रूप दिया गया है। कौन परिवर्तनीय और कौन परिवर्तनीय धातु, अपरिवर्तनीय धातु है, इस पर आप पा का पिब, तो पिबती, पिबता, पिबंती, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। आगे देखिए, दूसरे नंबर को एकदम आराम से आप समझते जाइए। ये क्रिया है, देखते जाइए। आपको हिंदी और संस्कृत में वास्तव में हम इसको धातु कहेंगे और हिंदी में इसको क्रिया कहा जाता है। तो हस का मतलब हंसना हो गया, और नम का मतलब नमस्कार करना, प्रणाम करना। दृश्य का मतलब, दृश्य को पद से बदल करके इसका मतलब हो गया आपको देखना। और नृत्य इसको बोलते हैं नाचना, और पत का मतलब हो गया गिरना। तो इस तरह से हमने जाना, आप भी इसको अपने पाठ्य पुस्तक पर देख करके कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक सूत्र बता दिया था मैं, कक्षा में भी कई बार बताए गए हैं, आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा कि एक सूत्र आपको जो बताया लट लकार के प्रथम पुरुष का, वह सूत्र था ती तह अंति। ठीक है, अभी प्रथम पुरुष का बता रहा हूँ। तो जो प्रथम पुरुष का बताया आपको, वह उसके आधार पर, जैसे पठ में हम एक वचन करेंगे, तो जैसे ही हम आपको बताए ती, तह और अंति, तो आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। ती हो गया एक वचन, त हो गया द्विवचन और अंति हो गया बहुवचन। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रथम पुरुष एक वचन, तो एक वचन में पठ के साथ, वास्तव में पूरा होता है अति, लेकिन मैं अति नहीं करके केवल ति लिखा हूँ। इसके लिए हमको क्या करना होगा? पठ का हलंत हटा देना होगा, तो मतलब हो गया पठती। तो क्लियर भर दिया। ठीक इसी तरह आप अगले में गम के साथ प्रथम पुरुष बहुवचन, ती तह अंति, तो ती अंति। खेल का मध्यम पुरुष का सूत्र होता है बच्चों, आप याद रखेंगे, सी एक वचन में, थह द्विवचन में और बहुवचन में थ, सी थह थ। तो आप इसको देखिए ध्यानपूर्वक, सी है एक वचन, थह है द्विवचन और थ है बहुवचन। तो खेल धातु मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होगा? तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिए केवल खेल, तो क्या हो गया? खेला था, खेला था। यहाँ मतलब खेल था ऐसे लिखना है, यहाँ पर खेल था। अगला है कि हस धातु मध्यम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ पर सी था, तो ये था। ब्रह्म धातु उत्तम पुरुष का सूत्र आप याद करिए, क्लास 5 का क्या बताया था? आमी, आकार दे करके मी, फिर आवह,
फिर आमः, तो हमें क्या करना है, ये लगेगा कौन सा, बहुवचन का। तो भ्रम आप पूरा लिख दो, भ्रम और आकार दे करके आमः, फिर हो गया भ्रमामः। तो इस तरह से हमने देखा। चौथे नंबर के प्रश्न को हम किस प्रकार बनाएंगे, तो बस तीता अंति का आप लगा दो। सब में देखिए, आप सब में केवल पहले गच्छ भरो, गच्छ गच्छ सब में है, देखिए गच्छ 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 सब में है, सब में गच्छ। और तीतः तीतः ती तह, यहाँ पर अंति, यहाँ पर सी, यहाँ थह, यहाँ थ, यहाँ आमी, यहाँ आवह, यहाँ आमः। इस तरह से आप भर दीजिए। देखिए आपको स्पष्ट रूप से इसमें दिखाया गया है। अब आप सीधी सी बात, आप जब आपके पास सूत्र हो जाएगा, आप क्या करेंगे, कभी कभी परीक्षा देते समय आपको सेट करने आप भूल जाते हैं कि कौन सा, तुरंत एकाएक आपके दिमाग से हट जाता है कि कैसे क्या करें। तो आप क्या करते हैं, एक वचन में कहीं द्विवचन का, द्विवचन में कहीं बहुवचन का सेट कर देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, गणित की परीक्षा में जिस तरह आप क्या करते हैं, एक रफ शीट साइड में रखते हैं, पीछे आप रफ करते हैं, तो आप इसमें भी थोड़ा संस्कृत में भी रफ कर लिया करो, क्या दिक्कत है। आप क्या करो कि एक बॉक्स बना करके उसमें यहाँ पर सूत्र बना दीजिए। कौन, तो आप कर्ता का सह आप बना दो इस तरह से, सह तो ते, फिर त्वम, युवाम और यूयम। इसी तरह से अहम, आवाम और वयम। और ठीक इसी तरह से आप क्या करो कि इसके साथ आप तीता अंति का, तो सा का मतलब हो गया वह, इसके साथ हम सीधे से स और सा बात बराबर है, वह, तो ती लगाएंगे। त्वम के साथ सी लगाएंगे, और वयम के साथ आमी लगाएंगे, और आवाम के साथ आवह लगाएंगे, तव के साथ तह लगेगा। तो इसी तरह से आप देख लीजिए, सह के साथ ती लग रहा है बच्चों, तो ती, त्वम के साथ सी लग रहा है, वयम के साथ आमह लग रहा है, और आवाम के साथ आवह लग रहा है, तव के साथ लग रहा है तह, तो तह लग रहा है। आप ध्यान रखेंगे। आपको और भी कोई परेशानी हो, आइए बच्चों आपको अगले पेज में लेकर के चलते हैं। आप देखिए, बोला जा रहा है मंजूषा या उचितम कर्ता पदम छित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि हेल्प बॉक्स की सहायता से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपको ध्यान रखना है केवल कि किसके साथ तीतः अंति का सूत्र आप याद कर लो, और सह तौते का आप तुरंत चैप्टर 4, 5, 6 तीनों ही इसी सूत्र पर निर्भर है। ये भले ही 3 चैप्टर बता दिए गए हैं, लेकिन तीनों मिलाया जाए ना तो एक संक्षिप्त रूप से लट लकार का एक ही चैप्टर है, लेकिन अलग अलग आपको करके दिखाया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अंति है, अंति किसके साथ देखते हैं हम लोग, एक बार फिर से याद करते हैं। तो सबसे पहले याद करेंगे हम लोग, देखिएगा, याद करिए, सह तो ते, या फिर सह कहिए या सा कहिए, बात बराबर है। तो सा लेते हैं, तो आपका सबसे पहले तो के साथ स्त्रीलिंग में ते प्रयोग होता है, ते के साथ स्त्रीलिंग में ताह प्रयोग होता है, इसको आप भूलेंगे नहीं। तो एक बार देखते हैं कि तीता अंति कोई एक से अधिक शब्द है, एक से अधिक अर्थ देने वाला कोई शब्द है यहाँ पर, तो इसके लिए हम लोग पहले चुनेंगे। तो हाँ, मिल गया हमारा शब्द, क्या है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, अनेक फूल, क्या है, विकसंती मतलब खिलते हैं। आवह है उत्तम पुरुष का जो सूत्र मैंने बताया, आमी आवह अम, आमी आवह अम। चलिए उत्तम पुरुष का सूत्र एक बार फिर से देखते हैं, क्या था, अहम, आवाम और फिर वयम। आपको क्या करना है, आमी यानी अहम के साथ, आवह आवाम के साथ, वयम के साथ आम।
अब देखिए तो कौन सा इसमें बन रहा है, कौन सा नहीं। तो फिर से देखते हैं एक बार, वो हट गया था अहम, तो आमी, आवाम, तो आवह, वयम, तो फिर आमह। चलिए आप देखिए तो आपका यहाँ क्या है, तो यहाँ पर मिल रहा है आपको आवह, तो यहाँ पर आपने दे दिया पुष्पाणि, पुष्पाणि। यहाँ पर क्या देना है आपको, तो यहाँ पर आपको देना है आवाम। क्या लिखना है, आवाम। अब यहाँ पर देखेंगे कि थ है, तो थ तो आता है मध्यम पुरुष में, क्या, त्वम युवाम यूयम, तो त्वम युवाम, युवाम के साथ था, तो यहाँ पर आप इसको यहाँ ले आइए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ती है, तो सह सा के साथ ती लगता है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो यहाँ पर हमारा है सा, यहाँ पर क्या है, सा है। फिर सी आया, सी भी है मध्यम पुरुष एक वचन का, बोला था ना कि त्वम, युवाम और यूयम, ये आपका मध्यम पुरुष है। तो त्वम के साथ सी, इसके साथ है थ, इसके साथ है थ, तो सी देखिए कहाँ है, सी है आपका, तो यहाँ लिख दीजिए ना त्वम। इसमें भी होगा कहीं आपका, देखिए पक्का मिल रहा है। आइए बच्चों, अब क्रियाकलापा आपकी एक्टिविटीज़ में ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पहले देखिए आप, प्रश्न 2 हैं कि परिवर्तनीय धातु इनमें कौन है और कौन अपरिवर्तनीय धातु है। तो मैं चाहूँगा आप अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या आप अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 151 पर आप देखेंगे कि धातु एक साइड है, दूसरे साइड अर्थ है, फिर लट लकार में हरती, जैसे हरी है, हरी नाम का एक आपका दिया है धातु, जिसको लिखते समय वो बदल करके हर लिख रहा है। तो बच्चों हम जानेंगे कि हरी नाम का एक जो धातु है उसे हर लिखते हैं, मतलब बदल गया, परिवर्तन हो गया, तो यह परिवर्तनी हो गया। तो कौन कौन है, एक पा नाम का, इसको पिब लिखा जाता है। देखिए क्लियर कर दिया हूँ मैं यहाँ पर, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया, पा है जिसको पिब लिखते हैं, घरा है इसको जिघ्र लिखते हैं, गय है इसको गाय लिखते हैं, भू है इसको भव लिखते हैं, गम है इसको गच्छ लिखते हैं। जो अपरिवर्तनीय है, जिसे कभी बदलना नहीं है, हमेशा किसी भी लकार के साथ अपने एक रूप में बना रहेगा, वह कौन सा है, तो वह है खाद। इसमें खाती खादता खादंती, या फिर खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति, मतलब यहाँ तक कि ये लिट लकार में भी उसी प्रकार होता है, जबकि लिट लकार में ये बदल जाते हैं। लिट लकार में अपने पूर्व रूप में पा रहेगा, ये भी गम रहेगा, तो इस तरह से। लेकिन ये लिट लकार रहे चाहे लट लकार रहे, दोनों में एक जैसा, ये कभी बदलते नहीं, इस कारण तो इसका नाम परिवर्तनीय धातु। तो वध, रक्ष, नम, खाद, ये आपके कभी बदलने वाले में से नहीं हैं। आइए आप सूत्र को याद रखना, तीनों पुरुषों का, कौन कौन, जो आपके कर्ता का सूत्र है और जो क्रिया का सूत्र है, यानी आपका वर्ब का भी पहले सूत्र है आप कर्ता यानी सब्जेक्ट का, सह तोते तुम युवाम यूयम हम आवाम वयम। ठीक इसी तरह आप वर्ब के भी सूत्र को याद रखेंगे, जैसे सह तोते तुम युवाम यूयम के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, तो ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवा आम। ठीक इसी तरह आप देखिए, अहम के साथ आमी, यूयम के साथ थ, अहम के साथ आमी और यूयम के साथ थ लगा।
तो इसी तरह आप देखिए आपके लिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए बोला जा रहा है वृद्धान प्रति कीदृश व्यवहार कर्तव्य। सबके घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं बच्चों, आपके भी घर में होंगे, मेरे भी घर हैं। तो उनके साथ चूँकि हमारा जो सब्जेक्ट है संस्कृत या चरित्र निर्माण के लिए है या व्यवहार ही सिखाने के लिए सबसे पहले बताया जाता है। तब देखिए बोला जा रहा है वृद्ध लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आम अथवा न लिखिए, यदि करना चाहिए तो आम हाँ, और न मतलब नहीं करना चाहिए। पूछ रहा है उनका आदर करना चाहिए क्योंकि वे हमसे बड़े हैं। बोले आदर करना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो आप ऐसा हो तो आम लिख दीजिए, आ और म में हलंत। आप यदि हलंत नहीं देंगे तो फल हो जाएगा, याद रखिएगा। उनके साथ समय बिताना चाहिए। बिल्कुल, बूढ़े लोगों को लगता है कि हमारे आसपास कोई रहें, मैं अपने बात उनसे शेयर कर पाऊँ, मेरे भी उनको भी कुछ ज़रूरत पड़ती है, कभी पानी की कभी कुछ, तो आप उनके आसपास बीच बीच में रहा करो। ये नहीं कि अपनी पढ़ाई छोड़ करके हमेशा उनके साथ रहा करो, नहीं, लेकिन उनके साथ समय आप दीजिए। तो आम लिखिए। उनके अनुभव से ज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, हमेशा बच्चे दादा दादी नाना नानी के पास रहते हैं, उनसे बहुत सारे अनुभव सीखते हैं और उनसी कहानियाँ भी सुनते हैं। तो बच्चों मुझे इस पाठ आइए बच्चों, पाठ के बाद आपका टेस्ट पेपर एक आता है, अभ्यास पत्र। आप इसको प्रश्न पत्र को आप अच्छे से बनाइए। 3 घड़े दिए हुए हैं आपके पास। इन तीनों घड़े में आपको पहचान करना है कि कौन सा आपका एक वचन है। तो जो एक वचन वाले हैं उसको इस घड़े में दीजिए, जो द्विवचन वाले हैं उसको इस घड़े में, और जो बहुवचन है उसको इस घड़े में दीजिए। तो पहचान हम यदि जान जाएं कि एक वचन कोई भी शब्द है तो उसकी क्या पहचान है, और जो द्विवचन है उस शब्द की क्या पहचान है, और जो बहुवचन है उस शब्द की क्या पहचान है। तो बच्चों हम जानते हैं कि यदि पुल्लिंग शब्द है तो उसके एक वचन की पहचान है केवल विसर्ग। यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके आकार हैं। और लास्ट में जैसे मैं बोल सकता हूँ राम, पुल्लिंग शब्द है तो इसके अंत में ये विसर्ग आया ना। उसी तरह लता जो है आपका स्त्रीलिंग है तो इसके शब्द में आ आया ना। तो यही बोल रहा हूँ कि पुल्लिंग में ये अह और स्त्रीलिंग में आ। तीसरा है एक नपुंसक लिंग, जो न ही आपका पुल्लिंग है न ही स्त्रीलिंग। ऐसे शब्दों के अंत में म आता है। तो याद रहे अह, आ और म, ये तीनों एक वचन में मिलेंगे। इसमें क्या मिलेंगे? तो आओ मिल सकते हैं और ए मिल सकते हैं इस घड़े के लिए। और अंतिम में घड़े के लिए हमको आनी भी मिल सकता है, ये नपुंसक लिंग का है, और आह मिलेगा, आह मिलेगा। ये दोनों आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आह मिलेंगे, आकार और विसर्ग, और नपुंसक लिंग शब्दों में आनी मिलेंगे। चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो पादप अह आया। देखिए मैं छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ लिख दिया हूँ। पहचान आप जो पुल्लिंग है ये वाले हैं, जहाँ जहाँ मिलते जाए वो इसमें आप इकट्ठा कर लो। जिसमें आकार केवल मिले उसको भी इसी में इकट्ठा कर लो क्योंकि ये एक वचन के हैं। दूसरा है जिसमें अ मिले तो ये द्विवचन पुल्लिंग है, और जिसमें ए मिले जो मिलते जाएं उसको, अ मिले तो मैंने सेवकों को लिया, ए मिला तो नायके को लिया, बद्री फले को लिया। और एक इसमें क्या किया है, ये वाटिका 2 जगह लिख दिया है मिस्टेक से, इसलिए इसको हम लोग हटा देंगे। तो इसमें से कौन आएगा आप ही चूज करो, इसमें चूज करो कौन आएंगे। तो मैं यहाँ देखता हूँ कौन सा है। जैसे ए नायके हमने लिख लिया है, सेवको लिख लिया है, उद्यानानी आपका आनी इसमें आएगा, अध्यापका इसमें ठीक आ रहा है, उद्याने देखिए ए आया है तो आप इसको आप इसमें उद्याने में दे दीजिए। किस घड़े में? 2 नंबर के घड़े में उद्याने लिख दीजिए। ठीक है। तो अब आप दूसरे प्रश्न को देखिए। आपको पहचान देखिए, इतनी सुविधा है काम करने के लिए। पुल्लिंग की पहचान है
कि आपको विसर्ग मिलेंगे। तो जितने भी उस विसर्ग वाले हैं आप यहाँ पर लिखते जाओ, एक एक करके लिखते जाओ। जिसमें आकार मिले वो स्त्रीलिंग शब्द में लिखते जाओ, और जिसमें लास्ट में म मिले वो सब यहाँ पर लिखते जाओ। मैं लिख करके आपको दिखाता हूँ। जैसे एक उष्ट्र है तो यहाँ ले आइए ना, उष्ट्र। आप यहाँ पर उष्ट्र, यहाँ पर तो टोपिका ले लीजिए। टोपिका आपको इसी में करना है, टोपिका। और यहाँ पर क्या बताया लास्ट में म जिसका आता है तो पुष्पम ले लेते हैं एक ठो। तो मैं 3 बताया, पहचान आप याद रखना। अह जिसके अंत में वो पुल्लिंग, आ जिसके अंत में वो स्त्रीलिंग, और म जिसके अंत में वो नपुंसकलिंग। आप एक एक करके चूज करके आप इसमें डालते जाओ। अब आइए इस पाठ के मैं अंतिम पृष्ठ जो है उसको हल करने की विधि आपको बताता हूँ। तो आप अपने पृष्ठ संख्या देख लीजिए, आप 42 पर यानी 42 को निकालिए और इसको देखिए। जैसे आपने देखा था सा ते ता, यानी आपका क्या बोला था, शा ते ता। सा एक वचन, ते आपका द्विवचन, और ता आपके बहुवचन में स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप देखो इसके लिए ऐशा है, तो ऐशा हो गया वाटिका, ये करके दिखाया है। तो एतौ खगौ, एते बालिके, एते वृक्षा, एता महिला, एतानी पुष्पानि, एते चटके, एते बालका। अब बच्चों आपको कर्ता और क्रिया को मिला करके यहाँ पर चित्र को देखिए पहले क्या हो रहा है। तो बच्चों ये 2 चींटियाँ हैं, तो पिपलिका पिपलिके, पिपलिका तो ये 2 है, तो पिपलिके चलता चल रही है। ये 2 बच्चे हैं, बालको वदता, बंदर कूद रहा है, तो वानरा कूदती। आप देखिए एक बार, छात्रा पठती, कमलम विकसती। महिलाएं क्या कर रही है आप देखिए, और उसकी क्रिया को आप खुद से इसको लिख करके दिखाइएगा। आइए हम लोग अंतिम प्रश्न बनाने जा रहे हैं। देखिए एक बार 5वें नंबर में, ये वर्ग पहली में पशु और पक्षियों दोनों के नाम हैं। तो ये 2 आपको खंड में दिया गया है, एक में पशु का नाम लिखिए, दोनों में दूसरे में पक्षी का। तो गर्दभ गधा, भल्लुका भालू, वानर बंदर, सिंह शेर। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें ढूंढने के लिए इसमें इस तरह से, जिस तरह से कलम से किया गया है देख करके इस तरह से आपको कर लेना होगा, तभी तो आपको शब्द मिलेंगे। तो ये भल्लुका हो गया, ये मृगा हो गया, ये वानरा हो गया, ये क्या हो गया, सिंह हो गया, और इस तरह से जितने भी शब्द आएंगे उसको आप लिखते। तो ये शब्द हमारे मिलते गए। कौन कौन मिले आप देखिए, मैं टिक लगाते गया हूँ। गर्दभ, यहाँ देखिए बीच में भल्लुका मिला। तीसरे नंबर में मुझे मिला वानर, देखिए यहाँ पर। फिर मिला सिंह। तो ये 4 दिए गए हैं आपको स्पेस, 2 3 4, चारों भर गया। अगला आप चलते हैं पक्षी में, हैं तो अधिक नाम पर आपको। सबसे पहले मुझे मिला यहाँ बीच बीच में देखिए सारिका। फिर मिला सुक्का, सारिका मतलब मैना होता है बच्चों, याद रखना। यहाँ सुक्का मिला तोता होता है इसका मतलब। और फिर क्या मिला, तो यहाँ पर ये बीच में देखिए काका है, मैं आपको साफ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ काका है, काका मतलब कौवा हो गया ये। और यहाँ ऊपर में है पिका, तो ये हो गया कोयल। तो आशा करता हूँ आपको इसमें अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आए तो आप फिर इसके बारे में कक्षा में पूछ सकते हैं, या फिर आप लिख करके कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। मैं उसको फिर ठीक करके आपको बताऊँगा। धन्यवाद।